गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हमने सेकंड चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ लिया? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया कि वो क्या होते हैं, उनके फीचर्स के बारे में पढ़ लिया, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ लिया और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का वैल्यूज के साथ और मैनेजमेंट टेक्निक्स के साथ डिफरेंस पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद कल की क्लास में हमने हेनरी फ्योल के बारे में भी देखा था, मतलब आई थिंक परसों की क्लास में देखा था। तो कल हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, जिसको प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन भी बोलते हैं। और मैंने कल ही की क्लास में आपको ये बताया था कि ये तो सब सारे बच्चों को पता है कि फ्योल ने कितने प्रिंसिपल दिए? 14 प्रिंसिपल दिए। कितने प्रिंसिपल दिए? 14 प्रिंसिपल। और सारे प्रिंसिपल में कॉमन ये रहने वाला है कि पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल और दूसरा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। ठीक है ना? हाँ जी बच्चों, तो हमने पूरी तरीके से जो फर्स्ट वाला प्रिंसिपल था वो तो पढ़ लिया था और अभी हमने स्टार्ट करना है सेकंड वाला प्रिंसिपल। और यहाँ पे सेकंड प्रिंसिपल कौन है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलो, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या होती है? सबसे पहले हमें इस प्रिंसिपल को समझने के लिए ये समझना होगा कि अथॉरिटी क्या होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अथॉरिटी को बच्चों में पावर बोल सकता हूं, पावर टू टेक डिसीजंस, पावर टू टेक एक बात, या दूसरा मैं अथॉरिटी को ऐसे ही बोल सकता हूं, पावर टू कमांड सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट को कमांड देने की जो पावर होती है मेरे पास, वही क्या होती है? मेरी अथॉरिटी होती है। या अगर इसको और भी डीप में जाके मतलब और चीजें कवर करना चाहते हो इसमें, अगर एक वाइडर इसकी वाइडर डेफिनेशन या वाइडर एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहते हो तो हम ये बोल सकते हैं पावर टू टेक डिसीजंस। डिसीजन लेने की जो पावर हमारे पास होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? अथॉरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? हमारी ड्यूटी, ऑब्लिगेशन। क्या होती है? ऑब्लिगेशन टू डू अ वर्क या टू डिस्चार्ज अ वर्क। हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो काम हमें मिला है उसको हम पूरा करें टाइम से। हाँ बोलो बच्चों। अच्छा, आपको पहले ही पता है फर्स्ट चैप्टर में भी ये डिस्कशन हुआ है। क्या डिस्कशन हुआ है बच्चों? नमस्ते। फर्स्ट चैप्टर में भी ये डिस्कशन हुआ है कि अगर अथॉरिटी ज्यादा हो जाए, किससे? रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो डर रहता है कि एक इंसान पावर को क्या कर सकता है? मिसयूज कर सकता है। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, किससे? अथॉरिटी से, तो वो ओवरबर्डन हो सकता है जिससे कि काम परफॉर्म होगा ही नहीं। तो आप मुझे बताओ कि फ्यूल ने क्या बोला होगा? हाँ, उसने प्रिंसिपल यही दिया है कि ये बोल करके कि देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर इनमें मिसमैच हुआ, इनमें डिसबैलेंस हुआ, तो आपको पता है एक केस में तो इंसान ओवरबर्डन हो जाएगा और एक केस में पावर को मिसयूज कर सकता है। तो प्रिंसिपल यही है बच्चों कि दोनों में प्रॉपर क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। किस किस के बीच में? अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। देखिए प्रिंसिपल क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल तो खत्म हो गया, ठीक है। अब एक्सप्लेन करेगा अथॉरिटी क्या है और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अथॉरिटी इज द राइट। अथॉरिटी क्या होता है? राइट होता है। किस चीज का राइट बच्चों? राइट कौन से वाला राइट? राइट मतलब अधिकार वाला राइट, ठीक है ना। अथॉरिटी एक क्या होता है? अधिकार होता है हमारा, ठीक है। टू गिव ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट, जहां पे हम क्या करते हैं? सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देते हैं, ठीक है। ये अधिकार ही हमारी क्या है? अथॉरिटी है। अच्छा, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज अ ड्यूटी। और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ड्यूटी है विच अ सबऑर्डिनेट इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सबऑर्डिनेट परफॉर्म करेगा। फिर आगे क्या बोल रहा है? अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड।
आपको ना अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंसान को देनी चाहिए। शुड गो हैंड इन हैंड का मतलब है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अथॉरिटी का भी और रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी। यानी कि जिस इंसान को आपने जिस हिसाब से अथॉरिटी दी है उसी के हिसाब से उसको क्या भी देनी पड़ेगी, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि किसी एक ही इंसान को दो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले, ठीक है ना, जितने भी एम्प्लॉइज है सबके पास उनके हिसाब से, उनकी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से उनके पास क्या होनी चाहिए, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसका ये मतलब है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड का, ठीक है। क्योंकि बच्चों अगर अथॉरिटी कंसंट्रेट हो गई, क्या हो गई, यानी कि कुछ ही लोगों के पास क्या हो गई, अथॉरिटी हो गई, तो पॉसिबली चांसेस है कि वो इसको क्या कर ले, मिसयूज कर ले, और डिसीजंस भी जल्दी जल्दी नहीं लिए जाएंगे, देरी होगी ना। एक बात बताओ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 लाख लोग काम करते हैं और पावर है केवल 10-15 लोगों के हाथ में, सारी जितनी भी पावर है। तो आप मेरे को बताओ, जब लोअर लेवल पे और मिडिल लेवल पे हमें टास्क परफॉर्म करना होगा, या हमें नए नए प्रोजेक्ट लगाने होंगे, या आगे की वर्किंग करनी होगी, ऑर्गेनाइजेशन को रन करना होगा, तो लोअर लेवल पे और मिडिल लेवल पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डिले होगा या नहीं होगा? क्योंकि सारे डिसीजंस पहले कहाँ से अप्रूव होते हैं, टॉप लेवल से, यानी कि वो 10-15 लोग क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। और क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है, 3 लाख एम्प्लॉइज है, तो नीचे आते आते बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मतलब जब तक, हाँ, टाइम ज्यादा लगेगा। लेट से आज मुझे कुछ करना है, मैंने किससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, मैं लोअर लेवल पे हूँ अगर, तो मेरे को मिडिल वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी, मिडिल वाले बोलेंगे परमिशन दवाई देख, हमारे पास भी नहीं है, हम भी मेल लिखेंगे और अप्रूवल लेंगे टॉप वालों की। अब टॉप वाले खाली तो है नहीं कि वो एकदम से मेल आएगी तो मेरी मेल का रिवर्ट करेंगे, समझ में आ रही है ना बात। वो अपने कामों में बिजी है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बिजी है, स्ट्रैटेजी बनाने में बिजी है, एनवायरनमेंट को क्या करना है, स्कैन उन्हें करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी उन्हें देखना है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या हमने बिजनेस करने हैं, डाइवर्सिफिकेशन करना है, ग्रोथ करनी है, किस कंपनी को एक्वायर करना है, किस कंपनी को मर्ज करना है, किसको सेल आउट कर देना है, ये सारे डिसीजन टॉप वालों ने लेने हैं, ठीक है ना। तो वो इसकी मेल का रिवर्ट पता नहीं कब करेंगे, समझ में आ रही है बात। तो डिसीजंस लेने में बच्चों क्या हो जाएगी, देरी हो जाएगी। तो इसलिए बोल रहा है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। जो ज्यादा के लायक है उसको ज्यादा मिलनी चाहिए, जो कम के लायक है उसे लेकिन मिलनी सबको चाहिए, ठीक है। आगे, अच्छा ये एक बार इमेज देखोगे आप, ये इमेज क्या बता रही है, हाँ, प्रॉपर बैलेंस है किसके बीच में, अथॉरिटी के बीच में और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, ठीक है। चलो आगे देखो, ये वर्ड जो पहला लिखा है ये मैंने आपको कहीं तो बताया है, हाँ जी, बताओ। पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, पैरिटी मतलब, हाँ बोलो, बैलेंस। पैरिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, बैलेंस है। अगर बैलेंस रहेगा, ठीक है ना, किसके बीच में, अथॉरिटी के बीच में और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, तो इससे होगा क्या, हेल्प इन मीटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम। इससे जो हमारे एम्प्लॉइज है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या कर पाएंगे, टाइम पे पूरा कर पाएंगे। भाई आपको मैंने कोई काम तो दे दिया, मैंने आपको कोई काम तो दे दिया, लेकिन उस काम को करने की पावर नहीं दी। लेट्स सपोज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे जैसे बैंक है, बैंक का एग्जांपल लेते हैं। बैंक में ना एक कैश रूम होता है, क्या होता है, कैश रूम, जिसमें क्या रखा होता है। आपको क्या लगता है कि कैश रूम में जाने की परमिशन हर एक बंदे को होती होगी? नहीं, किसको होती होगी, मैनेजर को होती होगी, और ऐसे ऑफिसर को होती होगी जो जिसको मैनेजर ने क्या करके रखा है, अप्रूव करके रखा है। और अक्सर वो कौन होता होगा, कैशियर। कौन होता होगा? बाकी जो बैंक का जो दूसरा स्टाफ है, जैसे लोन डिपार्टमेंट का कोई बंदा है, फील्ड ऑफिसर है ना, या बाकी कोई पासबुक प्रिंट करता है, तो क्या उन लोगों को कैश रूम में जाने की परमिशन होती होगी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, परमिशन किसको है, कुछ ही लोगों को है, या तो ब्रांच मैनेजर को या तो कैशियर को। अब ध्यान से सुनो, इन दोनों में भी अगर मैं कैशियर की बात करूं और ब्रांच मैनेजर की बात करूं, तो किसके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए? ब्रांच मैनेजर के पास। तो ब्रांच, वो तो क्या है, ब्रांच मैनेजर है, तो कैश रूम में जा सकता है, कि ब्रांच मैनेजर है, वो ब्रांच को देखना ही किसने है, उस बंदे ने देखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब इसने जो कैशियर है, कैशियर को बेसिकली डील करना है लोगों से,
लोग कैश लेने भी आएंगे और जमा भी कराने आएंगे, ठीक है, विड्रॉल के लिए भी आएंगे और डिपॉजिट के लिए भी आएंगे। अब मान लिया लोग किसके लिए आ रहे हैं, विड्रॉल के लिए आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं, तो इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मिली कि अगर लोग आएंगे तो तेरे को क्या करना है, लोग विड्रॉल करने के लिए आएंगे तो तेरे को लोगों को क्या देना है, पैसा देना है, कैशियर का काम ही यही है। लेकिन ब्रांच मैनेजर ने कैश रूम में जाने की अथॉरिटी इसे नहीं दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये लोगों को पैसे दिला पाएगा? नहीं। क्या जो लोग विड्रॉल करने आए हैं, जिस मकसद से आए वो मकसद पूरा कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि कैशियर के पास हमने कैशियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी लेकिन अथॉरिटी नहीं दी, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है आगे अभी देखना, मैं वापस से पढ़ता हूँ पहले और फिर मैं बताता हूँ मैंने किस पे दिया है एग्जांपल। पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प इन मीटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम। ये कह रहे हैं कि अगर वो होगा ना, बैलेंस होगा किसके बीच में, अथॉरिटी के बीच में और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, तो वो हेल्प करेगा रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में ऑन टाइम, टाइम पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में। अगर इस कैशियर को क्या मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी को टाइम पे पूरा कर देगा नहीं कर देगा? बिल्कुल कर देगा। और अगर बैलेंस नहीं हुआ किसमें, अथॉरिटी में और रेस्पॉन्सिबिलिटी में, तो वो टाइम पे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। एंड प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। और अगर बैलेंस रहता है तो हम इसमें क्या भी कर सकते हैं, हम अथॉरिटी को मिसयूज होने से भी क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। यानी कि दोनों सिचुएशन कवर कर ली ना इसने। बताना इसमें जो पहले वाले शब्द है मीटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम, ये कौन से वाली इक्वेशन को शो कर रहे हैं? जैसे दो इक्वेशन होती है ना बच्चों, एक तो होगी अथॉरिटी इज ग्रेटर देन रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक रहेगी अथॉरिटी इज लेस देन रेस्पॉन्सिबिलिटी, और एक और होती है अथॉरिटी इज इक्वल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी। बताना ये जो लाइन है पूरी की पूरी लाइन पढ़ लो एक बार। पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प इन मीटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम एंड प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। ये कौन से वाली इक्वेशन को डिपिक्ट कर रही है? फर्स्ट वाली को, सेकंड वाली को, किसको, थर्ड वाली को। क्यों? क्योंकि थर्ड वाली में क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। और ये तो बोल रहा है कि अगर बैलेंस रहेगा अथॉरिटी में और रेस्पॉन्सिबिलिटी में, तो जो ऊपर वाली दोनों सिचुएशन है ना, हम उनको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये जो मीटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम वाली बात है, ये कौन से वाली इक्वेशन को मतलब अवॉइड कर सकते हैं? यहाँ पे जैसे कि लिखी हुई है मीटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम, हाँ जी, यानी कि दोनों को, ऊपर वाले को नहीं, अथॉरिटी इज ग्रेटर देन रेस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी इज लेस देन रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी इज लेस देन रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि वहां पे अगर बैलेंस रहेगा तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को टाइम रहते ही पूरा कर पाएगा, लेकिन अगर बैलेंस नहीं हुआ, बैलेंस बिगड़ गया, तो ये दूसरे वाली इक्वेशन बिगड़ेगी ना, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले वर्ड से, अरे ये वाले वर्ड से इस वाली इक्वेशन का कनेक्शन है ना, क्योंकि अथॉरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किससे, रेस्पॉन्सिबिलिटी से, तो टाइम पे क्या नहीं कर पाएगा पूरा। और ये जो दूसरे वाले हैं एंड प्रिवेंट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अगर बैलेंस बिगड़ा तो ये फिर कौन से वाली इक्वेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? हाँ, क्योंकि मिसयूज वो यहीं पे करेगा ना, अथॉरिटी इज ग्रेटर देन रेस्पॉन्सिबिलिटी में। समझ में आई बच्चों आपको बात? चलो आगे, फॉर एग्जाम्पल देखो जी, इफ अ फॉरमैन इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 50 यूनिट्स पर डे। अगर एक फॉरमैन को हमने क्या दी, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई साहब आपने क्या करनी है, 50 यूनिट पर डे बनानी है, ठीक है ना, देन ही मस्ट बी गिवन सफिशिएंट अथॉरिटी, तो उसे हमें क्या भी देनी पड़ेगी, या उसे सफिशिएंट अथॉरिटी हमें देनी चाहिए टू अचीव दिस टारगेट, इस टारगेट को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए। इफ ही इज नॉट गिवन अथॉरिटी, अगर उसे क्या नहीं दी हमने, अथॉरिटी नहीं दी, टू ड्रॉ रॉ मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स, कि वो क्या निकाल करके लेके आए, रॉ मटेरियल लेकर के आए, कहां से, स्टोर डिपार्टमेंट में से, स्टोर होगा ना हमारा, या वेयर हाउस बोल सकते हो आप, ठीक है ना, वहां से अगर उसे रॉ मटेरियल निकाल के लाने की अथॉरिटी नहीं दी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या वो प्रोडक्शन कर पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। देन ही कैन नॉट बी ब्लेम, तो ये कह रहे हैं उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए हमें। हमने उसे, देखो ये क्या है बेसिकली, एग्जांपल क्या है कि हमने उसे बोला कि 50 यूनिट तेरे को दिन में बनानी है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, लेकिन आप मुझे बताओ अथॉरिटी दी क्या यहाँ पे, अथॉरिटी क्या करने की, रॉ मटेरियल को स्टोर रूम से लेके आने की, ठीक है। बाद में अब क्या हो गए, टारगेट अचीव क्यों नहीं होंगे,
जब उसे अथॉरिटी नहीं थी, जब वो रॉ मटेरियल नहीं ला सकता, स्टोर में जा ही नहीं सकता, तो फिर प्रोडक्शन कैसे करेगा। अच्छा, टारगेट पूरे नहीं हुए, तो अब ना मैनेजर, जो मैनेजर है, मैनेजर किसे ब्लेम कर रहा है, फोरमैन को। किसको ब्लेम कर रहा है। केस स्टडी ये है, क्वेश्चन सवाल आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताओ क्या यहाँ पे किसकी गलती है, फोरमैन की गलती है या मैनेजर की गलती है। क्यों मैनेजर की क्यों गलती है। अबे टारगेट तो उसने अचीव नहीं किया भाई। किसने। हाँ, क्योंकि अथॉरिटी तो नहीं दी। अथॉरिटी तो कौन ही देता, मैंने। तो यहाँ पे किसको ब्लेम नहीं किया जा सकता, फोरमैन को ब्लेम नहीं किया जा सकता। यहाँ पे तो गलती किसकी है, मैनेजर की गलती है। ठीक ऐसा एग्जांपल मैंने आपको बैंक के केस में दिया। हाँ बोलो। जैसे इसको रॉ मटेरियल निकाल के लेके आना है, कहाँ से, स्टोर डिपार्टमेंट से, ऐसे ही बैंक के लिए रॉ मटेरियल क्या रहने वाला है, विटामिन एम। हाँ बोलो, लोग डिपॉजिट कराने के लिए आएंगे। लेट सपोज क्या हो गया, अब मैं इसको थोड़ा सा और एग्जांपल दूं कि जो कैशियर है, कैशियर डिपॉजिट भी तो करता है। अब ऐसा हुआ कि एक दिन में डिपॉजिट करने वाले लोग बड़े आ गए। आमतौर पर तो 1-1.5 करोड़ रुपए डिपॉजिट होते थे एक दिन के अंदर हमारी ब्रांच के अंदर, लेकिन आज क्या हुआ है, 60 करोड़ रुपए जमा हुए। कितने जमा हुए, और कोई विड्रॉल करने के लिए आए नहीं, आज सारे डिपॉजिट कराने के लिए आए। ठीक है। अच्छा, तो एक बंदा देख रहा है बैंक में कि यार आज तो सारे डिपॉजिटर ही आ रहे हैं, आज तो कोई विड्रॉल करने वाला आ नहीं रहा है। और ये कैशियर ने ना सारा पैसा, सारा कैश कहाँ पे रखा है, अपने कैबिन में रखा है ना। और स्टोरी अपलोड कर रहा है इंस्टाग्राम पे, पैसा है तो बड़ी 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 बातें। हाँ जी। जो बंदा ट्रैक कर रहा था वो इसके इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड था। उसने देखा, अच्छा आज तो क्या है, हाँ आज तो बड़ी बातें केवल तेरे लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। और इसने अपनी जो मंशा थी इसकी, उसको अंजाम दे दिया। बात समझ में आ रही है। हाँ बोलो बच्चों। अच्छा, अब हुआ यूं कि इसने सारा पैसा इसलिए रखा था। खैर ये तो थोड़ा इनफॉर्मली मैं अलग बोला आपको, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एग्जांपल को, कि इसने इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड कर दी। अभी आप ऐसा मान के चलो कि इसने वो नहीं किया, तो छोड़ो, ये तो जान दो, ऐसी फालतू की बात थी। लेकिन ना इसने सारा कैश वहां पे रखा अपने ही कैबिन में। लेकिन वो रखा क्यों, वो रखा इसलिए क्योंकि क्योंकि उसे अथॉरिटी नहीं थी कैश रूम में जाने की, तो इसने सारा पैसा वहीं पे रखा। अच्छा, चोरी हो गई, मतलब बैंक में रॉबरी हो गई, चोरी भी नहीं बोल सकते, रॉबरी बोल सकते हैं, ठीक है ना। रॉबरी तो समझते हो, लूट हो गई बैंक में, तो वो लूट के ले गए 50-60 करोड़ रुपए। बात समझ में आ रही है। तो अब हुआ यूं, जो ब्रांच मैनेजर है वो किसे ब्लेम कर रहा है, कैशियर को। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ ब्रांच मैनेजर सही कर रहा है, क्योंकि उसने क्या तो दी नहीं थी। बच्चों यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो जा रहा है, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने बच्चों मजे मजे में एक एग्जांपल तो फॉर्मली यहाँ पे लिखा हुआ है वो पढ़ाया, और 2 एग्जांपल मैं दे चुका हूँ आपको बैंक के अलग अलग कंडीशन के। एक और सुनो, बैंक का एक एग्जांपल और सुनो अलग वाली कंडीशन का। यहाँ पे तो क्या हो रहा था, ये ओवरबर्डन हो रहा था। क्या हो रहा था, दोनों ही जो मैंने एग्जांपल दिए। ठीक है, लेकिन अभी हुआ यूं कि क्योंकि बैंक में रोबरी हो गई, अब बैंक मैनेजर ने इससे सीख ली। और सीख क्या ली, कि उसे पावर दी, किसको, कैशियर को, किस में जाने की, कैश रूम में जाने की। ठीक है। अब ये कैश रूम में अन्य मतलब पावर इतनी दे दी अब कि ये किसी भी टाइम चला जाता है। ठीक है। और पावर इतनी इसको मिल गई कि केवल, वैसे पावर तो इसको जाने की थी, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है बैंक का कोई दूसरा स्टाफ है ना, उसको बोल रहा है अरे यार मेरे को उठना पड़ेगा, पकड़ा दिए 2-4 गड्डी थी, पकड़ा दिए यहाँ पे। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। और अब ऐसे हुआ कि वहां पे क्या हो गया, जो कैश रूम है, कैश रूम में से भी क्या हो गई, चोरी हो गई। इस बार चोरी किसकी वजह से हुई है, ओवरबर्डन होने की वजह से हुई है, मिसयूज की वजह से हुई है। और पिछली बार चोरी किसकी वजह से हुई थी, इस बार क्योंकि इसने मिसयूज कर लिया अपनी पावर को मिसयूज करते हुए ये दूसरे लोगों को भी एक्सेस दे रहा है, जबकि एक्सेस केवल इसी के पास था। भाई छूट मिली है तो तेरे को, तेरे लिए मिली है ना, बाकी दूसरे के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि तेरे को उठना पड़ेगा बार बार अपने कैबिन में से और कैश रूम में जाना पड़ेगा, तो तेरे को उठना ना पड़े तो किसी बंदे को भेज दे, ऐसा नहीं है। केवल पावर तेरे को मिली है, तो यहाँ पे मिसयूज हो जा रहा है पावर का, तो भी दिक्कत होने वाली है। तो बच्चों फ्योल बोल रहा है कि देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों में क्या होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बिल्कुल, ये ही जो सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना, एग्जाम में कई बार केस स्टडी बिल्कुल डिक्टो सेम आ जाती है, बस वो थोड़ा इसमें चेंज करेगा, मतलब जो मेन वर्ड्स रहने वाले वो तो ये रहने वाले हैं।
है ना। और बाकी वो केस चेंज कर देगा, जैसे मैंने आपको बैंक के केस में 2-3 एग्जांपल बना के बताए और यहाँ पे एक जो लिखा हुआ है वो बताया। ठीक है बच्चों, चलो इस प्रिंसिपल के कॉन्सिक्वेंसेज और पॉजिटिव इफेक्ट देखे। पहले पॉजिटिव देख लेते हैं कि अगर ये प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होने वाला है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन हो गया। तो जनरल पॉइंट है, इस बार पहले आ गए जनरल पॉइंट, हालांकि इसे बाद में देखेंगे, पहले ये देखो दूसरे वाला। इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, इससे क्या इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर मिसयूज हो जाएगा और अगर क्या होगा, ओवरबर्डन हो जाएगा इंसान, तो दोनों ही केस में काम नहीं हो पाएगा ना टाइम से, और मिनिमम रिसोर्सेज के साथ नहीं हो पाएगा। तो इफेक्टिवनेस भी गई और एफिशिएंसी भी गई। और ऐसा कब हो रहा होगा, जब प्रिंसिपल नहीं लग रहा होगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल लगा रहे होंगे हम, तो काम टाइम से होगा और कोई पावर का मिसयूज भी नहीं करेगा, तो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, तो इससे बच्चों एफिशिएंसी बनेगी। ठीक है ना, बिकॉज वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन, काम टाइम पे होगा। नेक्स्ट है इट हेल्प इन फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, इससे रेस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या हो सकती है, फिक्स हो सकती है। अच्छा, कैशियर की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कहाँ पे जाने की, और उसी को पावर थी, और सेम एज ये पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, ब्रांच मैनेजर के पास है। अगर कैश रूम में कुछ भी पैसा इधर उधर होता है, कैश अगर इधर उधर होता है, और जो पासबुक छापता है मुझे बोल रहे हैं, भाई क्या कर रहा तू ध्यान नहीं रख सकता क्या यहाँ का। हाँ जी, बोलो बच्चों, कि तू ध्यान नहीं रख सकता क्या, पासबुक जो छापता है उस बंदे को बोल रहे हैं। उससे क्या मतलब, उससे क्या मतलब है, वो बोलेगा भाई साहब अथॉरिटी तुम्हारे पास, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो तुम्हारी है, मेरे को कहीं पूछ रहे हो, जवाब मेरे से मांग रहे हो, अकाउंटेबिलिटी मेरे को मतलब अकाउंटेबल मेरे को कर रहे हो, अकाउंटेबिलिटी मेरी फिक्स कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना, तो इसका जवाब कौन देगा, मैनेजर देगा या कैशियर देगा, अगर कैश रूम में कुछ कुछ भी हुआ तो इससे बच्चों रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फिक्स हो जाती है। ठीक है ना, नेक्स्ट है इट प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, इससे हम किससे भी बचा सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में मिसयूज होने से, पावर को मिसयूज होने से हम बचा सकते हैं। और पहला तो आपको पता ही है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, इससे क्या बना रहेगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। कैसे बना रहेगा कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जितनी अथॉरिटी है उसी उसी के हिसाब से हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में कोऑर्डिनेशन बनाया। अरे बैलेंस होने का मतलब कोऑर्डिनेशन ही तो है ना, अगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो वही एक ओवरबर्डन वाली सिचुएशन बनेगी और दूसरी मिसयूज वाली सिचुएशन बनेगी। ठीक है ना, चलो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे बच्चों, consequences of violation of this principle, there will be a lack of coordination, नहीं होगा कोऑर्डिनेशन, ऊपर वाले के जस्ट अपोजिट है। इफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीड्स अथॉरिटी, अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए किससे, अथॉरिटी से, देन द सबऑर्डिनेट कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म, दैट इज क्या हो जाएगा, हाँ सबऑर्डिनेट feels overburdened। ठीक है ना, वो क्या फील करेगा, ओवरबर्डन फील करेगा। अब बात तक आए ना इसमें, हाँ तो इसमें कोऑर्डिनेशन बिगड़ रहा है, अब तो समझ आ रहा है तुम्हें कोऑर्डिनेशन क्या होता है। चलो, इफ अथॉरिटी एक्सीड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर अथॉरिटी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए किससे, रेस्पॉन्सिबिलिटी से, देन द सबऑर्डिनेट में मिसयूज इट, तो वो क्या कर लेगा, इसका मिसयूज कर सकता है। ठीक है ना, और आगे बोल रहा है देयर विल बी अ लैक ऑफ एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगी, एफिशिएंसी की कमी होगी। क्यों होगी, क्योंकि काम तो हो ही नहीं पाएगा। समझ आई बात। और इसी के साथ साथ बच्चों हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अभी तक हमने कितने प्रिंसिपल देखे, दो, पहला डिवीजन ऑफ वर्क और दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है यार, ये थोड़ा विंडो खोल दोगे, लाइट नहीं आ रही है, ऊपर से बंद हो। ये भी खोल, हाँ मैंने पहले ही बोल दिया, ये सब बच्चों को पता है कि अगर एफिशिएंसी बिगड़ेगी ना
तो इफेक्टिवनेस भी बिगड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि उसका इम्पैक्ट उस पर भी आता है। ज्यादातर चांसेस ये होंगे कि इफेक्टिवनेस भी वो होगी, कॉम्प्रोमाइज होगी, ठीक है। चलो बच्चों, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। क्या है? बड़ा कॉमन प्रिंसिपल है। ये क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल सिंपल क्या बोलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए? प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि अगर डिसिप्लिन बिगड़ेगा तो चीजें नहीं हो पाएगी। हाँ बोलो ना। अच्छा, डिसिप्लिन के अंदर क्या चीजें आती है? रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन से मिलकर के तो क्या बनता है? डिसिप्लिन। और केवल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना ही काफी नहीं है, उन्हें फॉलो भी करना है। ऐसा नहीं कि ऑन पेपर तुमने बना के छोड़ दियो रूल्स एंड रेगुलेशन और वो फॉलो हो ही नहीं रहे। और दूसरी बात, ये रूल्स एंड रेगुलेशन केवल ऐसा नहीं है कि ये मिडिल वालों के लिए होते हैं या लोअर वालों के लिए होते हैं, ये सबके लिए होते हैं, चाहे तो टॉप वाले हो, चाहे तो मिडिल वाले हो, चाहे तो लोअर वाले हो, और इनफैक्ट चाहे वो वर्कर से एम्प्लॉइज हो हमारे, है ना। रूल सबके लिए सेम होते हैं। अब मान लिया रूल है ऑर्गेनाइजेशन में कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमाइस के अंदर, प्रेमाइस तो समझते हो आप? प्रेमाइस माने जो बिल्डिंग है, ठीक है ना, जो हमारा जो फैक्ट्री को भी प्रेमाइस बोल सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा ऑफिस है उसको भी क्या बोल सकते हैं? प्रेमाइस बोल सकते हैं। तो प्रेमाइस के अंदर आने के बाद स्मोकिंग अलाउड नहीं है। ये रूल है या ये प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल नहीं है ये रूल है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? रूल से मिलकर के क्या बना? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बना। क्या बना? बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये रूल एज इट इज फॉलो होना है। क्यों फॉलो होना है? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या मेंटेन कर सके? डिसिप्लिन मेंटेन कर सके, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि हमने रूल बना दिया कि क्या है, जो स्मोकिंग है वो बैन है किसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब वर्कर अगर पी रहा है सिगरेट, वो दम मार रहा है, तो मैनेजमेंट ने इसके ऊपर पेनल्टी लगा दी, और जो टॉप वाले लोग हैं वो मजा ले रहे हैं, वो दम मार रहे हैं, दम मारो दम सुबह शाम। तो ऐसे तो नहीं होगा ना। रूल्स सबके लिए क्या होने वाले हैं? सेम होने वाले हैं, और उन्हें फॉलो भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये होता है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। देख लेते हैं। डिसिप्लिन रेफर्स टू ओबीडियंस टू रूल्स। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशन। ओबीडियंस माने फॉलो करना, मानना, ठीक है ना। किसको मानना? रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसके रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना? ऑर्गेनाइजेशन के, विच इज नेसेसरी फॉर द सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो जरूरी है किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टमेटिक वर्किंग के लिए। हाँ बोलो। अच्छा, क्योंकि अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को माना जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टमेटिक वर्किंग होगी या अनसिस्टमेटिक वर्किंग होगी? सिस्टमेटिक वर्किंग होगी। अब देखो, आप कितने अच्छे से बैठे हो, तो बराबर से हमारी क्लास चल रही है, और तुम यहाँ पे अगर कुछ भी करने लगो तो क्या होगा? हमारी क्लास चल ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो चाहे आपको पता ही है सारे बच्चों को, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे प्रॉफिट वाला हो या नॉन प्रॉफिट हो, ठीक है ना। तो वो तो क्या होने वाला है? बोलो, डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए ना हमें, ताकि क्या कर सके हम? ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टमेटिक वर्किंग करा सके, ठीक है ना। बात समझ आई? हाँ तो बोलो बच्चों, आई बोलो ना। चलो, नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू फेयोल देयर शुड बी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ऑल द एंटरप्राइजेस एंड ऑल लेवल्स। कह रहे कि प्रॉपर क्या होने चाहिए? रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। किसके लिए? सारे एंटरप्राइजेस के लिए, वेदर द एंटरप्राइजेस बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और हर एक लेवल के लिए होना चाहिए, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो। बिल्कुल, चाहे वो वर्कर्स हो। डिसिप्लिन रिक्वायर्स अ गुड सुपरवाइजर। डिसिप्लिन अगर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगाना चाहते हो, डिसिप्लिन मेंटेन कराना चाहते हो, तो आपको उसके लिए बच्चों सुपरवाइजर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? क्योंकि आपको पता है ना कि जो सुपरवाइजर होता है, देखो वैसे जो सुपरविजन, ये जो फंक्शन होता है ना, ये बेसिकली काम किसका होता है? लोअर लेवल वालों का। किसका होता है? लेकिन केवल सुपरविजन लोअर वालों को ही नहीं करना होता है, सुपरविजन हर एक बंदा करेगा, मिडिल वाला भी और टॉप वाला भी करेगा, अपने अपने डिपार्टमेंट में। अब लेकिन ऐसा नहीं है ना, देखो कभी कोई बच्चा ये बोले कि सुपरविजन करने का काम तो केवल और केवल किसका होता है? लोअर लेवल वालों का होता है। अब वो जाकर के क्या कर रहा है? ज्ञान दे रहा है किसको?
टॉप वाले को, ऐसे नहीं होगा तो उल्टी गंगा बहने लगेगी ना ये तो हर एक लेवल पे, अपने अपने लेवल पे हर एक बंदा क्या करता है, सुपरविजन करता है। लेकिन सुपरविजन स्पेसिफिकली वैसे काम किसका होता है, अगर जनरल देखे तो लोअर लेवल वालों का, लेकिन हर एक लेवल पे बंदा क्या करता है, अपने अपने हिसाब से सुपरविजन करता है। तो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सुपरवाइजर की। किसकी जरूरत पड़ेगी, सुपरवाइजर, मतलब एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी जो हर एक मतलब अपने लेवल पे हर एक इंसान की एक्टिविटी की पे क्या रखे, उन पे नजर रखे, ठीक है ना। और इसने आगे स्पेसिफाई भी कर दिया क्या, कि हर एक लेवल पे होना चाहिए सुपरवाइजर, ठीक है ना। जो सुपरवाइजर की जो हमें जरूरत है बच्चों, वो हर एक लेवल पे है। डिसिप्लिन रिक्वायर्स अ गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल्स। डिसिप्लिन अगर आपको मेंटेन कराना है तो इसके लिए आपको एक सुपरवाइजर चाहिए, वो भी हर एक लेवल पे। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट रिगार्डिंग रूल्स। एक क्या होना चाहिए, फेयर एग्रीमेंट, मतलब जहां पे किसी को भी हमने क्या ना किया हो, एक्सप्लॉइट ना किया हो, वो तो है बच्चों फेयर। और क्लियर मतलब प्रॉपर पता हो उसे, ऐसा नहीं कि हमने मान लिया बना तो लिया फेयर एग्रीमेंट, मतलब जहां पे हमने किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया लेकिन उसे पता है ही नहीं है, उसे क्लियर भी तो होना चाहिए ना वो। बच्चों हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको क्लियर भी होने चाहिए, पता भी होने चाहिए, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हो जो जो फेयर हो, क्या हो, फेयर हो, ठीक है ना। फेयर से मतलब ऐसा ना हो कि हमने रूल ऐसा बना दिया कि मैं आपको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मान लिया मैंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा रूल बना दिया कि आप पढ़ने तो आते ही हो, लेकिन आपको यहाँ पे ना डेली आना पड़ेगा, 2 घंटे पूरी साफ सफाई करके जानी पड़ेगी आपको। आपका काम क्या है बच्चों, पढ़ना, लेकिन मैंने रूल बना दिया कि नहीं, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि आपको यहाँ पे सारे बच्चों को आकर के 2 घंटे साफ सफाई करनी है। हाँ बोलोगे भाई ये बच्चे कह रहे हैं ऐसे तो आप हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो ये फेयर रूल है या अनफेयर रूल है, अनफेयर रूल है। समझ में आ रही है बात। तो कह रहे हैं कि बच्चों जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए। अच्छा आप ये कह रहे हो, मान लिया मैंने तो ये रूल बना दिया कि आपको 2 घंटे साफ सफाई करनी है ना, लेकिन वो कहीं मेंशन नहीं किया, शुरू में कहीं मेंशन नहीं किया था, बताया नहीं था। जब आप आ गए जब आप आ गए और ये कह रहा है जब पैसे हमने दे दिए, जब हमने फीस डिपॉजिट करा दी, उसके बाद आप बोले कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि यहाँ पे बच्चों को 2 घंटे आकर के साफ सफाई करनी होती है ना। कुछ कुछ और नहीं है तो मान लिया मेरे को प्रीमाइस के अंदर पेंट कराना है तो मैंने उसी में लगा दिया तुम्हें, है ना। अच्छा अब ये कह रहे कि हाई, हाँ जी सुनो ना, अरे सुनो ना, हाँ तो अभी सुन तो लो। अच्छा ये कहीं मेंशन तो किया नहीं था, तुमने बोला भैया ये तो बताया नहीं है, ये तो तुमने बताया नहीं था। तो देखो यहाँ पे मैंने रूल ऐसा बनाया, एक तो जो अनफेयर है, फेयर नहीं है, और दूसरी बात क्या है, ये क्लियर भी नहीं था। तुम बोले भैया पहले बताते, तुम पहले कहीं वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिख के देते कि हम 2 घंटे एडिशनल अलॉट करने पड़ेंगे और यहाँ पे तुम कुछ भी कराओगे, साफ सफाई कराओगे समझ में आ रही है बच्चों बात। हाँ जी, तो ये क्लियर भी नहीं था, क्या नहीं था। अच्छा लेकिन अगर मैंने रूल बनाया कि आपको 2 घंटे एडिशनली क्या करने पड़ेंगे, कुछ भी करना पड़ेगा, ठीक है, और वो मेंशन भी कर दिया, तो इस बार ये क्लियर तो था लेकिन फेयर नहीं था। समझ में आई बात, अरे हाँ तो बोल दो। फिर आप पढ़ने ही नहीं आओगे, फिर बोलोगे "नहीं भैया बस सफाई के तो अपने घर पे कर लेंगे, हम अपने ही नहीं घर करते", ठीक है ना। मतलब चाहे अगर गंदगी फैल रही हो तो वहीं पे सो जाएंगे। हाँ, अच्छा तो फिर कौन कर, अच्छा फैली नहीं रहती, भाई मम्मी है ना, तुम अब तुम ठहरे साहबजादे, ठीक है ना, तो अब मम्मी तो करेगी ना सारा काम, पता ही नहीं पड़ता। हाँ दुकान पे नहीं बैठते हैं, अब दुकान पे बैठ जाओ। फाइनली डिसिप्लिन रिक्वायर्स अ गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल्स। डिसिप्लिन मेंटेन कराने के लिए क्या होना चाहिए, एक अच्छा सुपरवाइजर होना चाहिए, वो भी हर एक लेवल पे। अगर सुपरवाइजर नहीं होगा तो फिर डिसिप्लिन मेंटेन, फिर बताएगा कौन कि भाई तुम क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, क्या रूल है और क्या होना चाहिए था, तुम क्या कर रहे हो, वो तो फिर कोई बताने वाला नहीं, फिर तो जिसकी जो मर्जी आएगी वो करेगा, ठीक है। और ये बोल रहे हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, या जो डिसिप्लिन बनाने के लिए आपने
जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म किए, फ्रेम किए है, वो क्लियर भी होने चाहिए और फेयर भी होने चाहिए, ठीक है ना। और उसका एग्रीमेंट हो, उसका क्या हो, एग्रीमेंट हो, किसके साथ, जो भी कनेक्टेड पार्टीज है या जो कंसर्न पार्टीज है, मतलब एम्प्लॉइज के साथ अगर आप क्या कर रहे हो, कोई मतलब वो बना रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो बराबर से वो ऐसे नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये नहीं है कि हवा में हो, है ना, वो प्रॉपर पता हो, उस कॉन्ट्रैक्ट की, उस एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन पता हो उस बंदे को, यानी कि क्लियर हो और वो फेयर भी हो, ठीक है ना। एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, और ये कह रहे हैं कि अगर आप उन्हें फॉलो नहीं किया जाएगा तो उसमें किसका भी प्रावधान होना चाहिए, जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, मतलब अगर कोई बंदा रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो नहीं करेगा तो फिर उसके ऊपर क्या लगनी चाहिए, पेनल्टी भी लगनी चाहिए, यानी कि उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, ठीक है ना। वो पनिशमेंट वो आप डिसाइड करेंगे कि किस टाइप का होगा, वो मॉनेटरी फॉर्म में होगा या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में होगा, या आप उससे कुछ और कराने वाले हो, वो आप देख लेना, ठीक है ना। हाँ जी बच्चों, चलो अब इसका एग्जाम्पल मत पढ़ना, अरे बच्चों इसका एग्जाम्पल मत पढ़ना अभी, अभी ये प्रिंसिपल को आपने समझ लिया, एग्जाम्पल नहीं पढ़ाऊंगा, ना इसके पॉजिटिव पढ़ाऊंगा, ना ही कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ाऊंगा। बच्चों अभी ना कूदी मार के अभी एक प्रिंसिपल पे आते हैं हम। वैसे तो इसके जो अगले वाला प्रिंसिपल है वो आप देख रहे होंगे यूनिटी ऑफ कमांड है, लेकिन मैं अभी आपको यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ाने वाला नहीं हूँ। बोल रहे मत पढ़ाना, हमने तो ऑलरेडी पहले तो डिस्कस कर लिया था। नहीं नहीं बच्चों, बात ऐसी नहीं है, बात ये है कि पढ़ाऊंगा तो, लेकिन अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरे को ना क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को कनेक्ट करना है एक प्रिंसिपल से, ठीक है ना, क्योंकि एक सवाल पूछना है मेरे को आपसे। चलो जी, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, यहाँ पे आ जाओ। एफ वाला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है बताओगे आप? हाँ, रेम्युनरेशन का मतलब होगा सैलरी, क्या होगा, सैलरी। और प्रिंसिपल क्या बना, प्रिंसिपल ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि कुछ तो किसके रिगार्डिंग बात करेगा, सैलरी, एम्प्लॉइज की सैलरी के रिगार्डिंग बात करेगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये प्रिंसिपल बोलता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने, हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉइज को जो रेम्युनरेशन देनी है, क्या देनी है, यानी कि जो सैलरी देनी है, ठीक है ना, ये जो ओवरऑल कॉम्पनसेशन देना है वो जस्ट एंड फेयर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। और जस्ट एंड फेयर दोनों पार्टी के लिए होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जस्ट एंड फेयर होना चाहिए और एम्प्लॉइज के लिए भी जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि यार तुम अपने एम्प्लॉय से काम करा रहे हो, काम तो करा रहे हो तुम उससे 50,000 का और दे रहे हो उसे 10,000 रुपए, और इस 10,000 रुपए में उसका एक बेसिक जो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड है ना, जैसा वो एंजॉय करना चाहिए उसको, जो स्टैंडर्ड, ठीक है ना, वो भी उसका वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो पा रहा। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे जागती किसके साथ हो गई, एम्प्लॉइज के साथ। एम्प्लॉइज के साथ जस्ट एंड फेयर हुआ है, बहुत बताओ, उसका वेलफेयर हुआ है, नहीं हुआ है। यहाँ पे जागती किसने किसके साथ की, हाँ मतलब कंपनी ने एम्प्लॉइज के साथ। फेयोल ने एट द सेम टाइम ये भी बोला है कि कहीं मेरे इस प्रिंसिपल को आप उल्टा ना ले जाओ, कि कभी सोचो कि मेरा ये प्रिंसिपल, नाम से तो लग रहा होगा आपको प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केवल एक तरफा बात कर रहा हूं और आप केवल और केवल इसको ऐसे मान के चलो कि ये केवल जो प्रिंसिपल दिया है वो उसने केवल एम्प्लॉइज के लिए दिया है ना, ऐसी बात नहीं है। वो कह रहा है, वो अपने प्रिंसिपल के अंदर ये बोल रहा है कि जस्ट एंड फेयर सैलरी देनी चाहिए, और जो जस्ट एंड फेयर वो दोनों के लिए होनी चाहिए, एम्प्लॉइज के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। एम्प्लॉइज के लिए तो ऐसे है कि अगर तुम उससे जितने का काम करा रहे हो उसे उतनी बराबर से क्या दो, सैलरी दो, ताकि उसका जो मिनिमम जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो पाए। बट एट द सेम टाइम इट शुड बी द इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके अंदर होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी के अंदर होनी चाहिए। यानी कि बेटा दो ऐसा काम करना कि जो दोनों जगह दिया जल जाए, है ना। ऐसा ना हो कि एक जगह दिया जला करके दूसरी जगह क्या कर दो, आप अंधेरा कर दो, है ना। ऐसा हो कि रोशनी उधर भी हो जाए और इधर भी हो जाए, ठीक है ना। आपका मिनिमम क्या हो जाए, स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाए, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, और हमारी वो किसके अंदर होनी चाहिए, हमारी औकात के अंदर होना चाहिए। किसके अंदर होना चाहिए बच्चों, हमारी औकात के अंदर होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा अब ध्यान से सुनो।
एग्जाम्पल मैंने एक तो दे दिया आपको कि एम्प्लॉइज को हमें सैलरी उतनी देनी चाहिए ताकि उनका मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाए और जितना काम करा रहे हैं हम उतना हमें क्या देना चाहिए, हमें पे करना चाहिए। अब लेकिन एक एम्प्लॉय चाहता है, एक कंपनी को थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है। क्या हो रही है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, छोड़ो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। तुम ऐसा सोचो, एक कंपनी जिस लेवल की है, एक कंपनी जिस लेवल की है उसके अकॉर्डिंग वो क्या दे सकती है, 40,000 की सैलरी दे सकती है एक एम्प्लॉय को। हाँ, जिस लेवल की वो कंपनी है। और लगभग इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड भी यही है कि इस टाइप की कंपनी जो सैलरी देती है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को किसी स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वो 40,000 पे करती है। एम्प्लॉय डिमांड कर रहा है, नहीं नहीं भाई साहब, हमें तो 90,000 चाहिए। कितना चाहिए? तो बताओ, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी के अंदर होगा? तो ये जस्ट एंड फेयर है ही नहीं है। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो प्रिंसिपल ये है कि जो रेम्युनरेशन, जो आप ओवरऑल कॉम्पनसेशन पे कर रहे हो, वो जस्ट एंड फेयर होना चाहिए दोनों के लिए, एम्प्लॉइज के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। एक बार पढ़ा दूं? चलो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओवरऑल पे एंड कॉम्पनसेशन, जो ओवरऑल पे है मतलब जो पेरोल है, ओवरऑल पे का मतलब पेरोल, बताया था मैंने आपको। हाँ, ओवरऑल पे मतलब पेरोल माने सीटीसी, जो कॉस्ट टू कंपनी है। हाँ बोलो ना भाई, कंपनी जो देती है एम्प्लॉइज को, वो क्या देती है? ओवरऑल तो पे करती है ना। बिल्कुल, या जिसको सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी बोल सकते हो आप। एंड कॉम्पनसेशन, या कॉम्पनसेशन भी बोल सकते हो उसको, कि ओवरऑल जितना भी पे कर रही है कंपनी, शुड बी, वो क्या होना चाहिए? शुड बी, देखो क्या बोल रहा है, होना चाहिए। जो ओवरऑल कॉम्पनसेशन है वो होना चाहिए फेयर। क्या होना चाहिए बच्चों? फेयर किसके लिए? बोथ, एम्प्लॉइज के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। एम्प्लॉइज के लिए ताकि उनका मिनिमम स्टैंडर्ड क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो उनकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर, उनकी औकात के अंदर हो। ऐसा नहीं कि उनकी औकात के बाहर जाकर के तुम उनसे मांग रहे हो। यहाँ पे बताओ, फ्यूल ने किसकी वकालत किया, ऑर्गेनाइजेशन की या एम्प्लॉइज की, या दोनों की? दोनों की। किसी एक का पक्ष रखा है, दोनों का पक्ष रखा है, दोनों के फेवर की बात की है। यहाँ पे एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर उसने एम्प्लॉइज को सपोर्ट किया है तो साथ में उसने शब्द ये भी जोड़े हैं उसमें कि वो किसकी कैपेसिटी के अंदर हो, ऑर्गेनाइजेशन की, है ना, ताकि इसे लोग इस प्रिंसिपल को मिस इंटरप्रेट मत कर ले। वरना तो ऐसे में तो अगर केवल और केवल एम्प्लॉइज की बात करेंगे तो ऐसे तो एम्प्लॉइज का मुंह खुल जाएगा, वो कुछ भी मांगेंगे। समझ में आ रही है ना बात? तो दैट्स वाई किसका भी फेवर लेना पड़ा, ऑर्गेनाइजेशन का भी। आगे देखो, द रेम्युनरेशन शुड बी जस्ट एंड फेयर टू एवरीबॉडी। रेम्युनरेशन कैसी होनी चाहिए? जस्ट एंड फेयर होनी चाहिए। हाँ, किसके लिए? सबके लिए। नेक्स्ट है, एम्प्लॉइज शुड बी पेड फेयर वेजेस। एम्प्लॉइज को क्या पे करनी चाहिए? फेयर वेजेस, मतलब जितना काम किया उन्होंने उसके हिसाब से। ऐसा नहीं काम करा ले 50,000 का, दिखा रहे थे 10,000, फिर वो तुम्हारे पास देख रहा है। भाई साहब कुछ तो थोड़ा सा ख्याल रखो, ठीक है ना। ऐसा क्या बच्चे की जान ही लोगे? 50,000 का काम करा है, 10,000 दिखा रहे हो, ऐसे कोई ना होता है, ठीक है। वी शुड गिव देम, और वो फेयर इतना होना चाहिए। फेयर की क्या डेफिनेशन है? वी शुड गिव देम एट लीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि उसका एक मिनिमम जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो तो। हाँ, अब मान लिया कोई बंदा बैंगलोर जैसी सिटी में जाके क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है। नॉर्मल स्टैंडर्ड मान लिया 50,000 रुपए से मिलने चाहिए थे, काम भी तुमने 85,000 का कराया। वो बंदा यूपी से गया बैंगलोर जॉब करने के लिए, तुम उसे दे रहे हो 10,000 रुपए, बताओ कैसे सर्वाइव कर पाएगा वो वहां पे? वो तो अपना वो फ्लैट का रेंट ही नहीं निकाल पाएगा। समझ आ रही है ना बात? तो वो कह रहे हैं कि फेयर होना चाहिए ताकि इसका एक जो मिनिमम जो रीजनेबल स्टैंडर्ड है। ऐसे तो भाई देखो, अगर मैं ये केवल ये बोल दूं कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाए तो गलत हो जाएगा बच्चों। शब्द पे ध्यान देना, यहाँ पे रीजनेबल लिखा है। क्या लिखा है? वो तो स्टैंडर्ड अपना किससे कम मान ही नहीं रहा है, अंबानी से कम मान ही नहीं रहा है। बताओ, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। स्टैंडर्ड तो सबका अलग अलग है ना। हम पैदल चलते हैं, अगला वो गाड़ी से नीचे उतरता ही नहीं है। तो वो तो कह रहा है मेरा स्टैंडर्ड है, ये तो मेरे को मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या दो, सैलरी दो। ना ना ना, रीजनेबल स्टैंडर्ड। और रीजनेबल जो मतलब बेसिक हो, जो बेसिक हो, इतना तो जो हर एक इंसान को चाहिए ये। और ये रीजनेबल की कोई ऐसी एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन नहीं होगी कि ये रीजनेबल होता है। ये कंडीशन और सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। जो जो चीज बैंगलोर में रीजनेबल है, जो चीज बैंगलोर में रीजनेबल है, वो हमारे होम टाउन में क्या हो सकती है,
हाईली स्टैंडर्ड हो सकता है उसका, क्या हो सकता है भाई, जिस चीज को वहां पे बेसिक माना जा रहा है वो यहाँ पे हाई स्टैंडर्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ बोलो। यहाँ से थोड़ा यहाँ का और गांव में कंपैरिजन करोगे आप, ठीक है ना, टाउन का विलेज से कंपैरिजन करोगे तो जो क्या है यहाँ पे जो बेसिक है वो गांव में क्या हो सकता है, वो स्टैंडर्ड हो सकता है, वो प्रॉपर उसमें आ सकता है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड की कोई डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि रीजनेबल होना चाहिए, और रीजनेबल डिपेंड करता है कंडीशंस और सिचुएशन पे, ठीक है ना। आगे बोल रहे हैं एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। ये किस में भी होना चाहिए, कंपनी की पेइंग कैपेसिटी में होना चाहिए। ये इंसान को देखना, देखो खुश हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, वायलेट हो रहा होगा, यानी कि नहीं वायलेट नहीं, अप्लाई हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, ए ढोकला जब भी तो खुश हो रहा है भाई, जब पैसे मिलते हैं ना तो हाँ जी। आगे ये बोल रहा है इट विल एंश्योर अ हेल्दी एटमॉस्फेयर। अगर आप आपके एम्प्लॉइज को क्या दोगे, ओवरऑल कॉम्पनसेशन जस्ट एंड फेयर दोगे, तो इससे एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनेगा, यानी कि एनवायरनमेंट, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, मान लिया 50,000 का काम करके तुम उसे 10,000 दे रहे हो, उसे करनी तो पड़ रही है जॉब, क्योंकि कहीं उसे दूसरी मिल नहीं रही है मान लिया, लेकिन आप मुझे बताओ क्या वो एम्प्लॉइज आपका खुश होगा? आपने आपका हमने फर्स्ट चैप्टर में इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, क्या वो पूरा हो गया इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव? और वो एम्प्लॉय जब भी देखेगा आपको शक की निगाहों से देखेगा या नहीं देखेगा? और मन, हाँ ये कह रहा है कि मन मार के वो काम करेगा, और जब भी वो आपको देखेगा उसके मन में कुछ कुछ भी आएगा, मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता वो, ठीक है ना, वो आप खुद सोच सकते हो कि उसके मन में क्या क्या आएगा। तो बोल रहे इट विल एंश्योर अ हेल्दी एटमॉस्फेयर, हाँ ये तो बहुत जल्दी सोचते हो तुम ये चीजें तो। इट विल एंश्योर अ हेल्दी एटमॉस्फेयर, अगर अच्छा कॉम्पनसेशन हम उसे पे करेंगे, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय लग रहा होगा, तो इससे एटमॉस्फेयर अच्छा बनेगा, एंड गुड रिलेशंस बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, और अच्छे रिलेशन होंगे किसमें, वर्कर्स में और मैनेजमेंट में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, एक सवाल है बच्चों, अब ध्यान से सुनना, केस स्टडी है। एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को बोला, ध्यान से सुनना, एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को बोला कि अभी हमारे पास ऑर्डर ज्यादा है, क्या है, ऑर्डर जो हमें मिले हुए है वो ज्यादा मिले हुए है, तो आप प्लीज ओवर टाइम करें, क्या करें, ओवर टाइम करें, और हम आपको ओवर टाइम का डबल पे करेंगे। माने अगर कोई एक इंसान एक दिन में 1,000 रुपए कमाता है 8 घंटे की शिफ्ट में काम करके, ठीक है ना, तो अभी अगर वो 4 घंटे काम करेगा ना, कितने घंटे काम करेगा, 4 घंटे ओवर टाइम करेगा, लेट सपोज एक बंदे को 2,000 रुपए मिल रहे थे, कितने मिल रहे थे, 2,000, तो उसे 4 घंटे ओवर टाइम करने के भी कितने मिलेंगे, वैसे तो मिलने कितने चाहिए थे, 1,000, क्योंकि जब 2,000 कितने घंटे के मिल रहे हैं, 8 घंटे के मिल रहे हैं, तो 4 घंटे के कितने मिलने चाहिए, 1,000। लेकिन बच्चों इंडस्ट्री का लगभग थोड़ा सा ऐसा रहता है कि अगर ओवर टाइम कराते हैं ना, तो ओवर टाइम का जो रेट होता है वो डबल होता है, क्या होता है, डबल होता है, तभी तो लोग क्या करेंगे, ओवर टाइम। तो हमने बोला कि हम आपको डबल पे करेंगे, क्या करेंगे, डबल पे करेंगे, और आप हमारी हेल्प करो हमारे प्रोडक्ट जो टारगेट प्रोडक्शन है उसको अचीव कराने में, क्योंकि हमारे पास हमें ऑर्डर ज्यादा मिले हुए आज के दिन पे। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। अच्छा, तो ये प्रॉमिस किया किसने, ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि मैनेजमेंट ने, किसको, एम्प्लॉइज को। बात समझ में आई? या उन्होंने ना ऐसा डिसाइड करके रखा है कि अगर हम ओवर टाइम कराएंगे तो क्या करेंगे, हम डबल पे करेंगे। अच्छा, बाद में पहले तो एम्प्लॉय मान नहीं रहे थे ओवर टाइम करने के लिए, वो कह रहा था अरे साहब देखो सुबह से हम क्या करते हैं, 8 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं, 7 बजे हम फ्री होते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हमें घर भी जाना होता है, बीवी बच्चे भी है उन्हें भी देखना है, ठीक है ना, उनके साथ भी थोड़ा हमें वक्त बिताना होता है, तो हमें तो जाने दो, हमें तो अपनी बीवी बच्चों को देखना है, अब हम ओवर टाइम नहीं करेंगे। वो कह रहा है अरे यार डेली तो देखता है तू, आज थोड़ा मतलब आज ही तो ओवर टाइम करा रहे हैं, तो आज हमें देख ले, ठीक है। तो पहले तो वो मान नहीं रहे थे एम्प्लॉइज, फिर मान गए, थोड़ा सा उन्होंने सेंटी कर दिया, किसने, मैनेजर ने, और वो मान गए। अच्छा, लेट सपोज दिवाली का मौका था, ठीक है, अच्छा जी, अब उन्होंने क्या किया, ओवर टाइम किया, टारगेट प्रोडक्शन क्या हो गए, अचीव हो गए, बाद में उन्होंने क्या मांगी, सैलरी मांगी, ओवर टाइम की क्या मांगी, सैलरी मांगी। मैनेजमेंट ने बोल दिया कौन सी सैलरी, कौन सा ओवर टाइम, किसका ओवर टाइम, जान दो कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ बीवी बच्चे क्या कर रहे हैं,
इंतजार कर रहे हैं, घर जाओ। ऐसा उसने पूरी केस स्टडी बना के दी है, प्रॉपर ही एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो बताओ बच्चों यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो गया? प्रिंसिपल ऑफ, बोलो प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ, और ये सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल गलत। अरे भैया बिजनेस स्टडी तो हो जाती है। हाँ जी बच्चों, बिजनेस स्टडीज तो हो जाती है, कई बार पढ़ के भी नहीं होती। और ये तो लगेज बैक टू बैक मैंने बिल्कुल एकदम से बताया आपको कि दोनों प्रिंसिपल पढ़ाए और बैक टू बैक चिपक के क्वेश्चन पूछा, जब भी गलत हो गया। आपने मेरे शब्द ध्यान से नहीं सुने। मैंने क्या बोला कि मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था, क्या किया था? प्रॉमिस किया था कि हम आपको डबल ओवर टाइम करेंगे। पहले बोल दिया और बाद में मना कर दिया। तो जो तुमने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, जो तुम बोलते हो, क्या उसे नहीं फॉलो करते? तो बताओ यहाँ पे रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय वायलेट हुआ या प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन वायलेट हुआ? और बच्चे सारे भावनाओं में बह जाते हैं केवल इसको देख करके कि सैलरी नहीं मिल रही। क्या नहीं मिल रही बच्चों? सैलरी तो मिल रही है इस केस में, तुम देख लो ना, सैलरी तो उसको मिल नहीं रही है। अरे जो बेसिक वो सैलरी उसको मिल रही है, वो वहां पे जस्ट एंड फेयर की तो कोई बात ही नहीं की। इस केस में सैलरी तो मिल रही है। तो बात तो किसकी थी? ओवर टाइम की। किसकी बात थी? मैंने आपको ये बोला भाई तुम काम तो कर ही रहे हो, वो तुम्हें सैलरी तो मिल ही रही है, वो जस्ट एंड फेयर है उसकी, क्योंकि इसने बात भी नहीं बताई कुछ यहाँ पे। इसने बोला कि तुम ओवर टाइम करो और हम तुम्हें क्या देंगे? डबल रेट से पे करेंगे। और फिर हमने बोल दिया अरे क्या ओवर टाइम, किसको ओवर टाइम, कोई पेमेंट नहीं मिलने की। तो इसका मतलब हमने डिसिप्लिन वायलेट किया है या नहीं किया है? हाँ बोलो, पहले अपने आप ही तो बोला और अपने आप ही क्या नहीं किया, उसे फॉलो नहीं किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो गया? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ना कि प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। पक्की बात? ठीक है ना? अगर ये केस स्टडी आएगी सॉल्व कर दोगे इसको? अच्छा, अब यहाँ पे लिख लेना सावधान इंडिया। और ये जो स्टार मार्क है ना, ये कहाँ पे लगा लेना? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन पे। ऐसे लिखो पहले। हाँ नोटबुक में भी तो, नोटबुक में तो करना है। ठीक है, ये स्टार मार्क को कनेक्ट कर दो कहाँ पे बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में। कर दिया बच्चों? आज मैंने दोनों प्रिंसिपल के बारे में बताया आपको, और वो दोनों के बारे में इसलिए बताया क्योंकि मेरे को सवाल पूछना था, क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है ऑलरेडी, 5 मिनट ज्यादा हो चुकी है। तो मैं ये पूरा तो नहीं करा पाऊंगा आपको प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन और रेम्युनरेशन। केवल यही आज मेरा मोटिव था कि मैं आज आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊं। आई होप आपको डिफरेंस पता पड़ा होगा कि यहाँ पे केवल सैलरी को देख करके ये मत देख लेना कि प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय वायलेट हो रहा है, क्योंकि उसने जस्ट एंड फेयर सैलरी की तो बात ही नहीं की। ठीक है ना? वो तो उसे मिल रही होगी, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ बोला और फिर उसे ही माना नहीं है। अपने आप ही रूल्स बनाने वाले हम, और फिर अपनी बात से पीछे हट गए। तो यहाँ पे कौन वायलेट हुआ है बच्चों? डिसिप्लिन। कौन वायलेट हुआ है? डिसिप्लिन। तो ये एग्जाम में केस स्टडी में आ सकता है, तो इसको थोड़ा आपको फोकस करके, मतलब इसको अपने माइंड में रिटेन करके रखना। बाकी इसके पॉजिटिव और कॉन्सिक्वेंसेज, इसके एग्जाम्पल वगैरह वो कल हम क्या कर लेंगे, इसे पूरा कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज इतना ही करेंगे इसमें।